वो खुद को एक केव के अंदर अकेला पाता है जहाँ एक वोंडेड ड्रैगन भी पड़ा था। ड्रैगन बिल्कुल मरने के करीब होती है, लेकिन उसे हमारे एमसी पसंद आता है सिर्फ उसकी काइंडनेस की वजह से। मरने से पहले ड्रैगन उसे एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहती है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने ड्रैगन मैजिक के सारे सीक्रेट्स उसे सिखाएगी। दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते हमारा लड़का बिना रुके ट्रेनिंग करता चला गया। वो उस केव के अंदर उगने वाले अजीब फ्रूट्स खाता था और ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। कुछ ही टाइम में, छोटी सी उम्र में, उसने बड़े बड़े अडल्ट मेजेस को अपनी मैजिकल पावर और समझ से पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो ड्रैगन अभी भी नहीं रुकी। उसने लिटरली अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा उस लड़के के अंदर सील कर दिया ताकि जब वो बड़ा हो जाए तब वो उसे यूज कर सके। लेकिन सवाल ये है, ऐसा ब्रिलियंट लड़का इस केव तक आया कैसे? ये एक लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है जो शुरुआत से बतानी पड़ेगी। मैंने बहुत ही सारी कहानियां पढ़ी हैं, स्टोरी पढ़ी हैं, जो वीक लूजर लवर होते हैं, जो मरते हैं फिर रीइंकार्नेट होते हैं और वो पावर हो जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी एक ऐसी किंग की है जिसके पास पहले से ही बहुत सारे अचीवमेंट्स थे और ये बात उसके मरने से पहले की है। उसकी मौत का रीजन आज तक एक मिस्ट्री है और ये पूरी स्टोरी मैं आप सबको समझाऊं उससे पहले, क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज अगर आप सबको ये वाली वीडियो देखने में मजा आए, इंटरेस्ट आए, मजा आ जाए तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर प्यारी सी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। बाकी आपने कॉस्टिज्म, लुकिज्म, मैनेजिज्म कुछ नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लो। बाकी ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। अब हम देखते हैं, इस छोटे से बच्चे की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बेबी के रूप में पाता है और जहां एक किंग होने के नाते वो एक लग्जूरियस रूम एक्सेप्ट कर रहा था, वहीं उसने अपने आप को एक छोटे से सिंपल और हम्बल घर में पाया यार। उसकी माँ का नाम एलिस है। वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड लविंग वुमन और उसके पिता है रेनल्ड्स, एक डिपेंडेबल और कैरिस्मेटिक आदमी। लेकिन थोड़ा सा तो फुफुंदी है भाई, चाइल्डिश है थोड़ा सा ये आदमी। जिस एरा के अंदर वो किंग दोबारा पैदा हुआ है वो उसके पुराने समय से काफी पुराना और प्रिमिटिव है। अभी छोटा सा बच्चा कुछ हफ्ते अपने आसपास की सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। करने के बाद किंग ये सोचता है कि उसे तो इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, सब समझ लिया उसने। पर उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि नहीं बाबू, वो गलत है, बहुत गलत है। एक दिन उसे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है। जब उसकी माँ अपने पति की एक शरारती चोट के चक्कर में उसको एक मैजिक से हील कर देती है, हीलिंग मैजिक से यूज करके, तब उस लड़के को समझ आता है कि ये दुनिया उसकी सोच से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर सच कहें तो उसे लगता है कि उसे इस दुनिया के बारे में सच में अभी कुछ भी नहीं पता होता। समय बीतता जाता है और जैसे ही वो थोड़ा क्रॉल करने लग जाता है, वो चुपके से अपने क्रिब से निकल जाता है ताकि वो इस दुनिया के बारे में और ज्यादा सीख सके। हर रात वो चुपके से निकलता है और नए नए चीजें पढ़ता है, मतलब लाइब्रेरी जाके चीजें पढ़ रहा होता है। और फिर उसे पता चलता है कि ये दुनिया 3 बड़े किंगडम से बनी हुई है। पहला आता है एलिनोर जो एल्व्स का किंगडम है और बहुत ही गहरे फॉरेस्ट के अंदर है। फिर आता है डाव, एक अंडरग्राउंड किंगडम जो ड्वार्व्स का घर है। और आता है फिर सेपेन, ह्यूमन किंगडम, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है। अब ह्यूमंस है तो ऑब्वियसली व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। ये दुनिया और उसकी पुरानी दुनिया दोनों मोनार्की सिस्टम फॉलो करती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ रूलरशिप कमाई नहीं जाती, बस नसीहत में मिली जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा अनडेवलप्ड है, अंडरडेवलप्ड है, ऐसा मान लो। उसे समझ आता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं हुई है क्योंकि यहाँ मैजिक सबसे बड़ी पावर है। तभी से वो बंदा मैजिक के फंडामेंटल्स पे रिसर्च करने लग जाता है। उसकी पुरानी दुनिया के अंदर एक लाइफ फोर्स होती थी जिसे की कहा जाता था। अब इसे काय भी कह सकते हैं, की भी कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ के आई लिखा है। लोग उसका यूज अपने बॉडी और वेपन्स को मजबूत बनाने के लिए किया करते थे, बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के जरिए। लेकिन इस नए वर्ल्ड में माना नाम की एक नई फोर्स एग्जिस्ट करती है। डिफरेंस ये है कि जो काई है, की है, सिर्फ इंसान के अंदर होती थी, पर जो माना है वो तो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है, फैली पड़ी है। माना को कंट्रोल करने की पावर मोस्टली जेनेटिक होती थी। हर 100 बच्चों में से सिर्फ एक के पास ये एबिलिटी होती थी और माना को 2 तरीके से यूज किया जा सकता था। एक होती है ऑगमेंटिंग और एक होती है कॉन्जरिंग। भाई अगर थोड़ा सा भी वर्ड प्रोनाउंसिएशन में इश्यू हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम ठीक कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। ऑगमेंट अपनी बॉडी को माना से एनहेंस करते जाते हैं जिससे उन्हें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी मिलती है। पर उनका एक बड़ा वीकनेस है कि जो उनकी अटैक पावर है उनका कुछ रेंज लिमिटेड होता है। दूसरी तरफ होते हैं कॉन्जरर्स जो अपने माना को बाहर एमिट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बैंड कर लेते हैं, अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। लेकिन स्पेल कास्ट करने के लिए उन्हें अपनी माना जो कोर होती है ना, उसके साथ एनवायरनमेंट से माना ड्रॉ करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंगली जो उसकी माँ है वो एक डेविएंट है, स्पेसिफिकली एक एमिटर। डेविएंट्स वो रेयर मेजिस होती हैं जिनके पास यूनिक पावर होती है। एमिटर्स जैसे उसकी माँ
माँ रेस्टोरेटिव माना यानी हीलिंग और लाइफ गिविंग माना में एक्सपर्ट होती है। अब इस बच्चे ने एक बुक पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू दैट बुक जो एक मेज होती है ना, उसका जो फर्स्ट अवेकनिंग होती है वो अर्ली अडोलसेंस और लेट टीनेज ईयर्स के बीच में होती है, जब उनका माना कोर मैनिफेस्ट करता है। जो माना कोर का कॉन्सेप्ट है वो उसकी प्रीवियस लाइफ के काई की सेंटर से नियरली सिमिलर लगता है। उसके पुराने वर्ल्ड में बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे मेडिटेट करके अपने बॉडी के अंदर स्कैटर्ड की फ्रेगमेंट्स को फील करें और उन्हें एक जगह गैदर करके एक काय सेंटर बनाए। लेकिन जब हमारा छोटा किंग खुद ये टेक्निक यूज करता है, ट्राई करता है, तो उसके सरप्राइज के लिए वो पहले ही ट्राई में सक्सेसफुल हो जाता है। हालांकि उसकी माँ उसे डिस्टर्ब कर देती है कुछ खास करने से पहले ही, पर वक्त बीतता जाता है और 2 साल निकल जाते हैं। फिर भी एलिस को लगता है कि उसने अपने छोटे बच्चे को अभी पूरी तरह समझा नहीं है। वो धीरे धीरे टुकड़ों में उसे समझा रही है। उसने उस छोटे से बच्चे का किंग का नाम आर्थर रखा है और वो उसके जिंदगी की सबसे ज्यादा प्रीशियस और अडोरेबल चीज है। एक दिन वो देखती है कि उसका हस्बैंड उनके छोटे बेटे को स्टिक से फाइट करना सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे देखकर उसे गुस्सा उठ जाता है क्योंकि उनका बेबी तो अभी प्रॉपर्ली क्रॉल भी नहीं कर रहा सकता ना। और जो एलिस है उसको सब कुछ डॉक्यूमेंट करना बहुत पसंद है। वो रोज है ना एक डायरी लिखती है और ऐसे मोमेंट्स हमेशा उसके चेहरे पे ऐसे स्माइल लेके आ जाते हैं। और उस बंदी ने ये भी नोटिस किया है जो आर्थर है ना उसको अशबोर के सेंट्रल मर्चेंट स्ट्रिप पे जाना बहुत पसंद है। इसलिए जहां पर वो उस स्टोर पे कम से कम एक हफ्ते में 2 बार जाती थी, अब वहां पर वो लिटरली हर दूसरे दिन चली जाती है। ऑफ कोर्स वो खुद से कहती है कि वो शायद अपने बच्चे को स्पॉइल तो नहीं कर रही है, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए ही तो है, क्योंकि आर्थर को नई चीजें सीखना और देखना बहुत पसंद है और डेली फ्रेश फूड तो बस एक बोनस है ना। आर्थर को इतनी तेजी से बढ़ता देखकर कभी कभी वो बंदी सोचती है कि यार वो बड़ा होगा तो कैसा बनेगा। रे जैसा फादर होने के बावजूद वो श्योर है कि जो आर्थर है ना उसको एडवेंचरर बनने में इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो चिंता भी करती है। उसका बस यही होप है कि वो जो बच्चा है वो नाइव यंग एडवेंचरर्स जैसा ना बन जाए जो सिर्फ सपनों को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन रेडी कभी होते ही नहीं उस चीज के लिए। अब बस काश वो उसकी हैबिट का कुछ कर पाती, क्योंकि उसको बहुत ही बढ़िया हैबिट है स्टडी रूम में चुपके से जाने की और वहाँ पे पढ़ाई करने की। लिटरली उसकी माँ ने तो ये भी सोचा था कि जो उसका क्रिब है ना वो स्टडी रूम में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वो फैसला फिर किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। फिलहाल ये था समरी उस सब का जो एलिस ने पिछले 2 साल में अपने बेटे के बारे में सीखा है। एक दिन जब आर्थर विंडो से झांक कर देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसके जो पप्पू हैं वो मैजिक परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाप का नाम है रेनोल्ड्स, ठीक है। अब रे अपनी आंखें बंद करता है कंसंट्रेशन के लिए। उसके फेस पे इतनी इंटेंसिटी होती है कि आर्थर के अंदर क्यूरियोसिटी भर जाती है। वो देखना चाहता है कि कौन सा मैजिक होने वाला, मजा आएगा। अचानक जमीन के छोटे पत्थर हवा में उठने लग जाते हैं। जब उसके फादर एन्चांटमेंट के पीक पर पहुंचते हैं ना तो डेब्रिस सिर्फ कुछ मीटर्स ऊपर तक जा पाते हैं। आर्थर ये देखकर पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जब रेनोल अपनी अचीवमेंट देखकर खुश हो रहा होता है तो आर्थर उतना ही ज्यादा अनइम्प्रेस था कि चल पापू बस इतना ही करते हो क्या आप। उसे लगता है अगर सिर्फ कुछ पेबल्स उठाने में 3 मिनट लगते हैं तो फिजिकली एफर्ट करके भाई खुद ही उठा लो ना, आसान होता है। तभी एलिस भी विंडो के पास आती है और जब वो बाहर देखती है तो उसका एक्सप्रेशन मिल्ड अनोयंस में बदल जाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड फिर से फ्रंट यार्ड बिगाड़ चुका होता है। अब तक आर्थर ने ये सीख लिया है कि जो उसके पापा हैं वो तो है ऑगमेंट, और इस चीज की वजह से उसके खुद के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जागता है। वो सोचता है कि जब वो अपने माना कोर को एक्टिवेट करेगा तो वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या करेगा। थोड़ी देर तक अपने फादर को देखने के बाद आर्थर डिसाइड करता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए। और जब वो बेंच से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है तो वो थोड़ा सा हिलता है और गिर जाता है। उसकी आंखें आधी बंद होती हैं फोकस के चक्कर में, लेकिन एलिस गलत समझ जाती है। वो सोचती है उसे नींद आ गई है यार। वो उसे उठाकर गोद में लेती है और डिसाइड करती है कि नैप का टाइम हो गया, चल बेटा अब सो जा। लेकिन हमारा छोटा सा लड़का अपने छोटे हाथ जोड़कर अर्नेस्ट वाली रिक्वेस्ट करता है कि माँ प्लीज मुझे पढ़ने दो। उसकी इनोसेंस इतनी प्योर होती है कि एलिस मना ही नहीं कर पाती। फिर आर्थर एक बड़ी सी बुक खोलकर बैठ जाता है जो उसे ऑब्वियसली उसे भी बहुत बड़ी लग रही होती है। और तभी बाहर से क्रैशिंग की साउंड आती है। एलिस घबरा जाती है कि कहीं उसका क्लमसी हस्बैंड फिर से कोई ट्री ना बिगाड़ दे, गिरा दे। वो तुरंत बाहर भगती हुई देखती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसी टाइम पे आर्थर के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने माना कोर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर ले। देखो दुनिया के नॉलेज के अलावा आर्थर के सबसे बड़े अचीवमेंट्स अब तक ये है कि वो अपने माना कोर बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। पिछले 2 साल में उसने अपने बॉडी के अंदर हजारों छोटे माना फ्रेगमेंट्स को मूव करके उन्हें अपने सोलर प्लेक्सस के पास गैदर कर लिया है। आर्थर समझता है कि नॉर्मली जो माना कोर है वो अडोलसेंस तक क्यों फॉर्म होते हैं यार। ये प्रोसेस बहुत स्लो और पेनफुल
पेनफुल होता है, मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए। लेकिन जो हमारा लड़का है उसमें चैन नहीं है, रेस्ट नहीं है, रेलेंटलेस है वो बंदा। वो ऑलमोस्ट पूरी तरह रेडी है, सिर्फ एक लास्ट पीस ऑफ प्रैक्टिस बचा है। जैसे ही वो फाइनल फ्रेगमेंट प्लेस करता है, घर के अंदर एक एक्सप्लोजन हो जाता है जो पूरे स्ट्रक्चर को एक मैसिव ब्लास्ट में उड़ा देता है। बाहर रेनोल्ड इंस्टिंक्टिवली एलाइस को अपनी बाहों में ले लेता है और वो भी उसे अपनी उस हीट और डेब्रिस से प्रोटेक्ट करते हुए। जब धूल बैठ जाती है तो दोनों के दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका घर भाई तहस नहस हो चुका है, तब हो चुका है। एलिस बुरी तरह रो देती है और दोनों अपने बेटे को ढूंढने के लिए भागते हैं बुरी तरह। रेनोल्ड जब डेब्रिस हटाता है तो जो उसका शौक था वो अमेजमेंट में बदल जाता है। उनका बेटा हवा में आराम से फ्लोट कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आर्थर के आसपास एक हल्का सा माना ग्लो होता है और वो पूरी तरह काम रहता है। माना कोर फॉर्म करने के बाद वो फाइनली जमीन पर उतरता है और अपने अंदर माना कोर की प्रेजेंस महसूस करता है। उसे ये नई फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे सब कुछ ज्यादा अलाइव लग रहा हो। ये जो इसके सामने ट्रीज है ये भी ज्यादा ग्रीन लग रहे होते हैं ऐसे। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये जो उसका घर है वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है और उसे ये तक नहीं पता कि ये पूरी चीज हुई कैसे है। उस एक्सीडेंट को 5 साल बीत गए। उसकी माँ ने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया और साथ ही माना मैनिपुलेशन और ऑगमेंटेशन के बेसिक भी। पहले जो उसकी बॉडी थी वो स्पेयरिंग के लिए छोटी थी, काफी छोटी थी, तो बेसिक बॉडी वर्कआउट से ही स्टार्ट किया था। कुछ टाइम पहले उसके फादर ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि आर्थर के लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है और वो भी उसके लिए वो वुडन स्वॉर्ड के साथ जो उसे उसके 3rd बर्थडे पे मिली थी। रेनोल्ड उसे बाहर ले जाता है ट्रेनिंग के लिए और आर्थर अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ा होता है। जब उसके पापा एक ट्री ब्रांच उठाते हैं और कहते हैं अपने माना का फ्लो अपनी ब्रीदिंग के साथ मैच करो, समझ आ गई? जैसे तुम्हारे हार्ट या लंग्स है वैसे ही तुम्हारी जो माना कोर है वो भी एक ऑर्गन है। उसके फादर साहब पापा साहब समझाते हैं पर आर्थर सोचता है ये फालतू बात है ना, मेरे को पागल बना देंगे। 4 साल के लिए बच्चे के लिए इतनी सारी बातें जरूरी नहीं होती। आर्थर स्टैंस ले लेता है और अपने फादर के साथ थोड़ा स्पार करता है, फाइट करता है। रेनोल्ड काफी ज्यादा क्लियरली एंजॉय कर रहा होता है पर आर्थर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हमारे लोंडे को पता है, आर्थर को पता है कि जब तक वो अपने पापा को कुछ यूनिक करके नहीं दिखाएंगे तब तक उसके पापा तो इम्प्रेस नहीं होने वाले और वो छोड़ने भी नहीं वाले। इसलिए वो बंदा हिम्मत जोड़ता है और अपने बहुत गंदी तरह स्वॉर्ड स्विंग कर देता है जिससे उसके पापा की स्वॉर्ड टूट ही जाती है। ये मूव करने के बाद वो तुरंत बोल देता है कि वो अपनी स्टडीज पर वापस जाना चाहता है और जब वो वापस पढ़ने के लिए चला जाता है, मैजिक की स्टडी करता है, तब हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ के जो मेजरमेंट है ना वो माना कोर के कलर से होता है। जो माना के कोर्स है वो शुरू में ब्लैक होते हैं इम्प्योरिटीज जैसे ब्लड और बॉडी पार्टिकल्स के साथ। समय के साथ साथ जैसे जैसे ये इम्प्योरिटीज फिल्टर होती है कोर के कलर बदलते रहते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड फाइनली व्हाइट। हर स्टेज के लगभग 3 शेड्स होते हैं, डार्क, सॉलिड और लाइट। जहां लाइटर शेड ज्यादा प्योरिटी और पावर दिखाता है। जब हमारा लड़का डीप कंसंट्रेशन में होता है ना तभी उसकी माँ उसे बुलाते हैं डिनर के लिए। डिनर के दौरान आर्थर इरिटेट महसूस करता है क्योंकि उसकी स्टडीज बार बार इंटरप्ट होती जाती है। जिसके माँ बाप बार बार परेशान करते रहते हैं, पढ़ने ही नहीं दे रहे। और रेनोल्ड्स बात कर रहा होता है कि आर्थर के लिए उन्हें एक प्रॉपर मेंटोर ढूंढना चाहिए जो उसके स्किल्स को और डेवलप कर सके। और एलिस इस चीज को तुरंत अपोज कर देती है, कहती है कि आर्थर सिर्फ 4 साल का है और अभी बहुत छोटा है। रेनोल्ड्स बोलता है कि अरे यार उनका बेटा माना मैनिपुलेशन में नेचुरल टैलेंट दिखाता है और वो उसे रोक रही है, कैसी औरत है तू। लेकिन एलिस अपने स्टैंड पर फर्म रहती है। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को किसी भी दूर सिटी में नहीं भेजेगी, भाई सीधी बात, नो बकवास। फिर रेनोल्ड उसे रीअश्योर करता है और कहता है कि वो ऐसी कोई भी सिटी नहीं है और उसका एक ट्रस्टेड फ्रेंड भी है जो खुद आर्थर का ध्यान रखेगा। और आर्थर मीनवाइल अपने पेरेंट्स की सारी बातें इग्नोर करता है। वो बिल्कुल थक चुका होता है उनकी आर्ग्यूमेंट से। फिर अचानक दोनों उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसका ओपिनियन पूछते हैं। वो अचानक से उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और उससे उस बात पर अपनी राय देने को कहते हैं। उसके फादर पूछते हैं कि क्या उसका कोई इंटरेस्ट है बड़े शहर में जाकर किसी रियल टीचर के अंडर पढ़ने का। अपना यार थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि भाई उसके फादर लिटरली एक 4 साल के बच्चे से उसके ओपिनियन पूछ रहे हैं। फिर भी वो बच्चा एक अच्छे बच्चे की तरह एक्ट करता है और धीरे से पूछता है कि क्या उनके पेरेंट्स उसके साथ जा नहीं सकते। ये सुनकर सब एकदम चुप हो जाते हैं, ये दोनों चुप हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सब हंसते फुलफुलाते दिखते हैं क्योंकि टर्नआउट ये होता है ये जो इनोसेंट कपल है ये जो सोच रहे थे कि वो अपने बच्चे को सिर्फ भेजेंगे लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो लोग साथ भी जा सकते हैं। जब ये सब क्लियर हो जाता है उसके फादर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि सब मिलके जायरा सिटी जाएंगे। भाई साहब दिन आ ही जाता है जब उन्हें अपना घर छोड़ना होता है और वो अकेले सफर नहीं कर रहे होते हैं। कुछ एडवेंचरर्स हैं वो भी उनके साथ ही जर्नी पर जाने वाले होते हैं। उसके फादर उनमें से एक एडवेंचरर से मिलते हैं, अपने बेटे के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। छोटा सा आर्थर तुरंत
तुरंत रिस्पेक्ट में झुक जाता है और उनका शुक्रिया करने लग जाता है और फिर उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। ये एडवेंचरर उस बच्चे के मैनर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत उसके पसंद करने लग जाता है और इस बंदे का नाम होता है क्रंच। ये एक ऑगमेंट है जिसकी स्पेशलिटी है स्पीयर। फिर आती है एंजेला। रोज एक कॉन्जरर है ये बंदी और ये विंड मैजिक में एक्सपर्ट है। उसकी पर्सनालिटी पूरी ग्रुप में स्टैंड आउट करती है। नेक्स्ट है ड्यूरन वॉकर। ये एलन वॉकर नहीं है, ये ड्यूरन वॉकर ही है, एक और कॉन्जरर जिसका टैलेंट है अर्थ मैजिक। उसके बाद है जैस्मिन फ्लेम वॉर्थ, एक ऑगमेंट जो डुअल डैगर में एक्सपर्ट है। पूरी टीम के अंदर वो सबसे ज्यादा क्वाइट एंड कंपोज्ड है, कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, सीधा कैरेज के पास चली जाती है। और लास्ट में है हेलन शेर्ड। भाई थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो सकता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। ये भी एक ऑगमेंट है जो मैजिक आर्चरी में स्किल्ड है। सब लोग मिल लेते हैं और फिर बाद में रेनल्ड्स कहता है कि अब चलने का टाइम है। कैरेजेस बिल्कुल लोड हो जाती है और सफर शुरू होता है। आर्थर के लिए पहली बार है जब वो अपने घर से बाहर दुनिया की तरफ देखने जा रहा है। जर्नी के दौरान सुबह होती है और मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और जितने भी एडवेंचरर्स थे वो तुरंत उनका काम तमाम कर देते हैं और शाम तक वो जंगल में कैंप लगा के रात बिताने का प्लान करते हैं। बॉनफायर के पास सब एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन आर्थर थोड़ा उदास लगता है। उसे ये सफर थोड़ा सा काइंड ऑफ बोरिंग लग रहा होता है। तब हेलन शायद उसके पास आके बैठती है और उससे बात करने लगती है। वो क्यूरियस है क्योंकि पूरी जर्नी में उसके फादर ने उसकी तारीफ कर करके सबको क्यूरियस बना दिया था कि ये छोटा मैजिशियन है तो है कौन और है कैसा। इसी बीच क्रंच उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और सोचता है चलो रेनॉल्ड के बेटे का टेस्ट लेते हैं। बिना कुछ बोले वो आर्थर को जमीन से उठाता है और एक छोटी सी डुअल चैलेंज कर देता है। आर्थर कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसे एक एडवेंचर से लड़ना भी चाहिए? उसकी आंखें अपने बाप के पास, पापा के पास मदद के लिए देखती हैं लेकिन उसके फादर बस मुस्कुरा कर कहते हैं अरे जा बेटे जीत के दिखा, जा 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 जा। अब आर्थर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है किस काम का है ये बापू मेरा, हेल्प के टाइम तो कुछ करता नहीं है, हंस रहा है, देखो कैसे दांत दिखा रहा है। फिर भी वो बंदा अपनी सांस लेता है, अपनी पुरानी लाइफ के एक्सपीरियंस को याद करता है, तलवार को मजबूती से पकड़कर क्रंच पर अटैक करता है। क्रंच रेडी खड़ा होता है, सोचता है डोज कर लेगा लेकिन उसके आंखों के सामने आर्थर एकदम वैनिश हो जाता है और तुरंत उसके पीछे आ जाता है। थोड़ा सा बॉडी बैलेंस करके वो अपनी तलवार में थोड़ा मैजिक डालता है और एक तेज स्ट्राइक कर देता है लेकिन क्रंच वो अटैक डोज कर लेता है और एक काउंटर स्लैश दे देता है। आर्थर झट से झुक जाता है और उसका जो स्टिक था वो उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। फिर वो मौका लेके क्रंच के रिब्स के ऊपर सीधा अटैक कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। क्रंच इजीली हारने वालों में से नहीं था, वो तुरंत अपने पैर घुमा के आर्थर को ट्रिप करने की कोशिश करता है लेकिन मेरा भाई फिर से डोज कर लेता है। लेकिन इस बार क्रंच का नेक्स्ट मूव और भी हैवी होता है। जैसे ही उसकी स्टिक कनेक्ट होता है आर्थर हवा में उछल जाता है और जमीन पे गिरता है। उसकी बैक एकदम दर्द कर रही होती है। ड्यूरन वॉकर क्रंच के गले पर हल्का सा टैप मार के कहता है भाई इतना भी मत कर, ये बच्चा है, बच्चा छोटा बच्चा। क्रंच खुद शौक में होता है कि भाई साहब उसने ऐसे मूव्स कभी भी नहीं देखे होते। उसे समझ नहीं आता है कि रेनल्ड्स कैसे बोल सकता है कि उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखाया। आर्थर की माँ तुरंत हीलिंग मैजिक यूज करके उसके वुंड्स को ठीक करती है और उसे डांटती भी है कि वो इतना ज्यादा फाइट करना सीख रहा था वो भी चुपके से। आर्थर कहता है माँ मैंने बस थोड़ा बहुत पापा को देखा और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी थी और कुछ नहीं। लेकिन क्रंच को यकीन नहीं होता, वो कहता है बुक से ऐसे मूव्स नहीं सीखे जा सकते। फिर आर्थर सबको बताता है कि कैसे उन्होंने वो एक्रोबैटिक मूव्स किए थे लेकिन जब सब ट्राई करते हैं एक भी सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ दिन गुजर जाते हैं जायरा सिटी जाते हुए। इस दौरान आर्थर का बर्थडे भी आता है और सब उसे गिफ्ट देते हैं, सिर्फ बर्थडे के लिए नहीं बल्कि उन्हें वो टेक्निक सिखाने के लिए भी। और जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग गिफ्ट था वो देती है जैस्मिन फ्लेमवॉर्थ जो यूजुअली कुछ बोलती ही नहीं है लेकिन फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग भी चलती रहती है एडम, हेलन और उसके फादर के साथ। आर्थर को शौक लगता है जब जैस्मिन कुछ टेक्निक्स को सीख भी जाती है। उसे यकीन नहीं होता इतनी जल्दी उसने फाइनाइट स्टेप समझ लिया। और फिर बाद में एक सुंदर वाटरफॉल के पास थोड़ा मस्ती करने के बाद सब फिर अपनी जर्नी पर निकलते हैं। कुछ देर बाद वो एक बैरन और ड्राई एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे पहले जैसी ग्रीनरी नहीं होती। सब थोड़ा मजाक करते हुए बात करते हैं कि आर्थर के फादर एक ट्रबल मैग्नेट है जो हमेशा सबको किसी ना किसी मैस में या फिर मुसीबत में डालते रहते हैं। आर्थर मीनवाइल एक बुक पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ध्यान ही नहीं लगा पा रहा होता क्योंकि जैस्मिन उसे घूर घूर के देख रही होती है। और अचानक उनकी जर्नी बिल्कुल रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर बंडित्स आ गए होते हैं। ये गैंगस्टर ग्रुप होता है, सब रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। बाहर से एक तीर की बारिश हो रही होती है लेकिन एंजेला रोज अपनी विंड मैजिक से सब एरोज को डिफ्लेक्ट कर देती है। सब एडवेंचरर्स अपनी वेपन्स निकाल लेते हैं और एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। हेलन एक एरो रेडी करती है लेकिन बंदिश इतना ज्यादा होते हैं, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि एक एरो काफी नहीं। इन लोगों को सारी तरफ से घेर लिया है, सब तरफ से घेर लिया गया है। फिर एक घटिया सा बंदा, बिल्कुल गंदा दिखने वाला बंदा नजर आता है। बंदिश का लीडर होता है ये बंदा। वो
वो चिल्ला के कहता है कि औरत और बच्चों को जिंदा पकड़ो, बाकी सब खत्म करो। उसका मकसद क्लियर है, उन्हें बच्चों को, औरतों को बेचना है। आर्थर एक अंदर से मतलब बुरी तरह रियलाइजेशन आता है आर्थर को कि ये दुनिया भी उसके पुराने दुनिया जैसी ही है, जहाँ क्राइम और जुल्म कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन वो तैयार है, वो अपने डैगर को कस के पकड़ता है, रेडी होने लगता है। तभी उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं माँ यही है, मैं यही हूँ। तब एक और तीर की बारिश होती है, लेकिन ड्यूरेंट वोकर अपने अर्थ मैजिक से एक स्टोन वॉल बना देता है। फिर भी कुछ एरोज वॉल से निकल के आर्थर और उसकी माँ की तरफ आ जाते हैं, लेकिन एंजेला फिर से विंड मैजिक यूज करके उन्हें हटा देती है। जो पंडित के लीडर है ना, वो हिल से नीचे आते हैं, रेडी टू फाइट होते हैं बिल्कुल, लेकिन हेलेन उससे रोकने के लिए एरोज छोड़ती है जो दो गूंस को गिरा भी देती है। लीडर उसकी तीर डिफ्लेक्ट कर देता है। रेनल्ड्स अपनी तलवार लेके पूरी स्पीड में पंडित का सफाया कर रहा होता है और एक बंदा उसके पीछे से ही अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हेलन तुरंत एक एरो मार कर उसका काम तमाम कर देती है। क्रंच भी बैटलफील्ड के अंदर अपने स्पेयर्स के साथ कमाल कर रहा होता है। जब एक मोटा पंडित उस पर अटैक करता है, क्रंच सीधा डॉज करता है और उसके रिब्स पे तेज स्टैब लगाता है। जैस्मिन अपने डुअल डैगर से पूरे बैटलफील्ड को ब्लड बाथ बना देती है, एक के बाद एक नेक स्लाइस, आइस गोज, बिल्कुल रूथलेस। तब एक वेब वाला बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो गलती से अपने ही आदमी के पैर काट देता है। जैस्मिन बेयरली बचा लेती है। वो वेब को फिर से चलाता है और जैस्मिन अपनी एजिलिटी से हर अटैक डॉज करती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी इंजरीज, माइनर इंजरीज उसे लग जाती हैं। ये दिखाता है कि वो भी हर चीज से बच नहीं सकती ऑब्वियसली। आर्थर ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसे समझ आता है कि वो बंदी भी डिसएडवांटेज के ऊपर है। उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई बचने का तरीका ही नहीं है। वो हेल्प करना चाहता है, लेकिन इतना छोटा होने की वजह से अनश्योर है। और तभी एक लाउड क्रैश होता है और रेनल्ड्स उनके कैरेज के ऊपर आके गिर जाता है, बैडली इंजर्ड। उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि खुद पंडित लीडर होता है। आर्थर तुरंत चिल्लाता है माँ पापा को हील करो, लेकिन एलिस शॉक में होती है, उसके आंसू रुक नहीं रहे होते। रेनल्ड्स मुस्कुरा कर कहता है चिंता मत करो, जिंदा हूँ। फिर अपने बेटे से कहता है मैं लीडर से लड़ लूंगा, लेकिन तुम दोनों को बचाने का फर्ज मेरा है, तुम दोनों भाग जाओ। आर्थर कहता है नहीं पापा, मैं भी लड़ सकता हूँ, जिस पे रेनल उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है बहादुर हो तुम, लेकिन तुम्हारा काम माँ और बेबी को बचाना है। आर्थर कसम खाता है कि वो अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगा। रेनल्स कहता है चलो जल्दी, उनके पास 4 मेजेस हैं, जल्दी भागो जल्दी भागो। लीडर को प्लान समझ आ जाता है और वो कहता है हीलर को पकड़ो। आर्थर तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और बुरी तरह भागने लग जाता है। एक पंडित उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्रंच उसके बीच में आ जाता है और उन्हें भागने का पूरा मौका देता है। फिर एक और एरो उनकी तरफ आ रहा होता है। आर्थर तुरंत इस चीज को सेंस कर लेता है और अपनी वुडन स्वॉर्ड से इस चीज को ब्लॉक करने की भी कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड टूट जाती है, लेकिन कुल मिला के एरो रुक जाता है। और जो आर्चर था वो बिल्कुल शॉक में देख रहा होता है कि अरे भाई ये बच्चा था, क्या था, ये तो बवाल है भाई। लेकिन तभी हेलन एक एरो से उसका काम तमाम कर देती है और आर्थर को चिल्लाकर कहती है कि भाग जल्दी भाग। आर्थर अपनी माँ के साथ भागता है और काउंट कर रहा होता है 3 मेजेस तो लड़ रहे हैं, लेकिन चौथा कहाँ गया। तब वो देखता है एक मेज हिल्स के ऊपर खड़ा है, एक बहुत ही ज्यादा जाइंट माना बॉल बना रहा होता है और वो जो जाइंट माना बॉल है वो सीधा उन दोनों की तरफ फेंक देता है। आर्थर के पास टाइम नहीं, माँ बिल्कुल स्लो हो रखी है, वो बच नहीं पाएगी। एक पल के अंदर वो बंदा डिसीजन बनाता है, वो माँ को तो धक्का दे देता है, साइड कर देता है और अपना डैगर फुल स्पीड में फेंक देता है और वो डैगर सीधा उस मेज के पैर में लगता है जाकर। वाह मजा आ गया। माना बॉल ने आर्थर को बहुत ही ज्यादा बैडली इंजर कर दिया होता है, उसे लिटरली क्लिफ के एज की तरफ उड़ा दिया गया था। जैसे वो गिरने लगता है वो मेज को भी अपने साथ नीचे ही खींच लेता है। आर्थर ने जो डैगर फेंका था वो एक माना स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, जिससे वो मेज को अपने साथ खींच रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों पूरे गिरने वाले होते हैं, जो मेज होता है वो क्लिफ के एज को पकड़ लेता है। बदकिस्मती से जहां वो पकड़ता है, क्लिफ का वो हिस्सा उसके वेट से टूट जाता है और दोनों नीचे एबिस में गिर जाते हैं। ड्यूरेंट वोकर देखता है कि जो छोटा आर्थर है वो अपनी मौत की तरफ गिर रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए जमीन से एक बड़ा सा अर्थ हैंड बनाता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ड्यूरेंट थोड़ा सा लेट हो गया है। आर्थर की आंखों में आंसू भर जाते हैं जैसे वो नीचे गिरता जा रहा होता है। उसका दिल सिर्फ फॉल की वजह से, गिरने की वजह से नहीं टूट रहा है, बल्कि इस वजह से भी कि उसके बड़े भाई बनने का सपना उसके हाथ से निकला जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक आदमी के चैम्बर में जिसका नाम है मारलोर MARLOR। वहीं किंग ग्रे यानी हमारा लड़का आर्थर उससे मिलने आता है। मार्लर थैंकफुल फील करता है कि काउंसिल का पार्ट वो है, इसलिए वो थैंकफुल फील कर रहा था, पर वो ये भी मानता है कि कभी कभी उसे जेलसी होती है उन किंग्स से जिन्हें विक्ट्रीज के बाद फेम और ग्लोरी मिलती है। फिर वो पूछता है कि किंग ग्रे इतने अचानक से आप यहाँ पे क्यों आए हो। तब ग्रे साइलेंटली अपना वॉर मेडल निकालता है जो उसने रिसेंटली विक्ट्री के बाद पाया था और टेबल
पे रखकर कह देता है वो रिटायर कर रहा है। मतलब हमारा आर्थर रिटायर कर रहा है। इस दुनिया में जहाँ पर बर्थ रेट्स गिर चुकी हैं और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, वॉर्स की जगह डुएल्स ने ले लिया और आर्मीज की जगह किंग्स ने। ग्रे उन्हीं किंग्स में से एक था जो अपने टेरिटरी के लिए लड़ता था, लेकिन उसका रिटायर होने का रीजन थकान या फिर कमजोरी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने या फेम के लिए नहीं दी थी, उसे लिटरली तोड़ दिया था उस एम्प्टीनेस ने, उन लोगों की कमी ने जिनको वो प्यार करता था। एक अनाथ जो सब कुछ खो चुका था, अब आर्थर के रूप में दोबारा पैदा हुआ था, अपने पुराने प्यारों को दोबारा देखने की चाहत लेकर। थोड़ी देर बाद आर्थर अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता वो कहाँ है और जिंदा कैसे एक्चुअली। लेकिन बिल्कुल पास में ही एक मेज की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसका जो ट्विस्टेड कॉर्प्स है ना, उसे देखकर आर्थर को ऑलमोस्ट वॉमिट आ जाती है और वो वॉमिट कर भी देता है। वो बिल्कुल थका हुआ था, आसमान के नीचे लेटा हुआ था, तब एक छोटी सी लीफ उसके फेस पे आके गिरती है। वो झट से उठ जाता है और उसे पास में ही एक वाटर पाउच और फूड बैग मिलता है। अपनी बची कुची स्ट्रेंथ से वो कैसे जैसे क्रॉल करता है, फूड उठाता है और सब खा जाता है, पानी भी पी लेता है, फिर थकान से दोबारा गिर जाता है। कुछ देर बाद जब वो फिर से उठता है, चलने की कोशिश करता है, पर उसके पैर साथ ही नहीं दे रहे होते। फिर भी वो कैसे जैसे हिम्मत जोड़कर खड़ा होता है और सबसे पहले मेज की डेड बॉडी के अंदर से डैगर निकालता है। जब वो ऊपर देखता है तो वो क्लिफ की हाइट देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। कैसे बचा वो बंदा, उसे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन रुकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो वो अपना सफर फिर से शुरू करता है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो सोचता है कि शायद जो डेड मेज है वो शायद बोल रहा हो, लेकिन फिर उसे आवाज वापस से आती है जो उससे पूछ रही होती है उसके शरीर के हालत के बारे में। डर के मारे आर्थर मेज के बॉडी को वैसे पॉक करता है देखने के लिए कि कहीं वो तो जिंदा नहीं है, पर आवाज कहती है कि ये बॉडी दोबारा नहीं उठने वाली। आर्थर थोड़ा सा रिलैक्स करता है, लेकिन फिर आवाज से पूछता है कि क्या उसने ही उसे बचाया, मतलब इस जो आवाज है उसी ने आर्थर को बचाया था क्या? आवाज हाँ में जवाब देती है। जब आर्थर पूछता है कि वो कौन है, आवाज कहती है जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। आर्थर को ये जो मिस्टीरियस टोन है वो पसंद नहीं आ रही होती और वो कहता है ये जो भी है, जो भी इसे बुला रहा है उसे पहले तो चीज तो बिलीव ही नहीं हो रहा, और दूसरी चीज क्या हो तुम भाई? और इसके जवाब में वो जो आवाज होती है वो शांति से कहती है कि अगर वो घर जाना चाहता है तो सिर्फ वही है जो उसकी हेल्प कर सकती है। घर शब्द सुनते ही आर्थर को अपने पेरेंट्स और माँ के अंदर जो एक बच्चा पल रहा होता है, सिबलिंग, उसकी याद आने लग जाती है। उसे नहीं पता कि वो लोग सेफ हैं या नहीं। और इतनी बात के बाद अपना आर्थर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, और ये बंदा आराम से कहता है मिस्टर वॉइस, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ से कैसे निकलूं? आवाज हंस के कहती है मिस्टर नहीं मिस बोलो, मैं लड़की हूँ। लेकिन पोलाइट होने के चक्कर में वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। और अचानक आर्थर का दिमाग है ना एक शॉक फील करता है और वो सब कुछ देखने लगता है, आस पास का ही नहीं लगभग दूर तक का सब कुछ देखने लग जाता है। ये एक स्ट्रेंज विजन जैसा लगता है और ये बंदा अब जंगल से बाहर निकलता है। उसका जो शरीर है ना वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है, थोड़ा पेन रह गया होता है पर वो फिर भी चल रहा होता है। वो सोचता है कि किस मेज से उस औरत ने उसे बचाया और सिर्फ उसे ही क्यों? हर एक क्वेश्चन के आंसर के बदले उस बंदे को एक नया सवाल मिल जाता है और ये बंदा बिल्कुल कंफ्यूज होता है। फिर उस बंदे को एक थोड़ी सी मतलब पानी की आवाज सुनाई देती है। वो एक बड़े पत्थर पे चढ़ता है और बिना सोचे समझे सीधा रिवर में जंप मार देता है। जैसे ही वो ठंडे पानी में एंजॉय करता है, वो मिस्टीरियस लड़की कहती है तुम कितने केयर फ्री हो। फिर वो उसके मैनहुड का मजाक उड़ा रही होती है, अरे कौन सा मैनहुड, छोटा बच्चा है तो ये। वो लिटरली वो जो भी वो मिस थी वो कहती है ओह दिस इज सच अ स्मॉल गन। आर्थर शर्म से लाल होता है और तुरंत अपने कपड़े पहन लेता है। फिर वो अपना वाटर पाउच फिल करता है और कुछ खा लेता है ताकि एनर्जी बनी रहे। उसके हिसाब से वो माउंटेन से ईस्ट साइड गिरा था तो अब वो एल्प्स के एरिया में के आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर फॉग वगैरह होती है वो सारी चीजें है ही नहीं। और फिर इस बच्चे को बीस्ट ग्लेड्स से गुजरने का बिल्कुल डर कम हो जाता है। जब उसे छोटे मोटे जानवर दिखते हैं उसे लगता है कि माना बीस्ट नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ माना बहुत ज्यादा है। वो चाहता है थोड़ा माना अब्जॉर्ब करे पर उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसे अपने पेरेंट्स तक पहुंचना है कैसे भी, खासकर माँ और अनबॉर्न बेबी के लिए। लंबे वॉक के बाद आर्थर फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो मिस्टीरियस लेडी रहती है। पहले तो वो उसे रॉक्स का क्लस्टर समझता है और थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन वो लड़की कहती है मैं पत्थर नहीं हूँ, समझ आया? अगर मुझसे मिलना है तो जल्दी इधर आओ, अंदर आओ, चलो आ जाओ। आर्थर बिना किसी झिझक के टनल के अंदर चला जाता है जहाँ एक हल्की सी आर्केन ग्लो हो रही होती है। थोड़े से डर के साथ वो बंदा अंदर जाता है पर अचानक गिर जाता है। एक
एक ग्लोइंग एबिस में और जोर से जमीन पर टकरा जाता है। पेन के बावजूद वो बंदा उठने की कोशिश करता है पर सामने एक बड़ा टेरिफाइंग मॉन्स्टर होता है। डर के मारे वो पीछे गिर जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर कोई और नहीं, वही मिस्टीरियस लेडी होती है जिससे वो बात कर रहा था। वो उसके पास आती है और कहती है मुंह बंद करो नहीं तो इंसेक्ट अंदर चले जाएंगे पागल। फिर वो अपना बड़ा सा हाथ उसके तरफ बढ़ाती है और कहती है कि उसे एक डायमेंशनल रिफ्ट बनाने में टाइम लगेगा जिससे वो घर लौट सके। तब तक उसे यहाँ के ग्लोइंग प्लांट्स के साथ अपना पेट भरना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थर रिस्पेक्टफुली थैंक बोलता है, फ्रूट्स के पास जाता है, फ्रूट्स में अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे अपनी फैमिली याद आ जाती है और वो उदास हो जाता है। तभी वो लड़की उसे पीछे से डरा देती है और आर्थर के हाथ से फ्रूट टूट जाता है, जूस उसके फेस पे छिड़क जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ में वो फ्रूट्स को खा कर एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। और तब आर्थर फाइनली कहता है अरे अब तो बहुत हो गया, अब तो अपना नाम बता दो। मॉर्सल कामली कहती है मेरा नाम सिल्विया है। और नाम सुनने के बाद आर्थर का जो डर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और वो उससे अपने सब सवाल पूछ लेता है कि ये जगह क्या है, वो यहाँ अकेली क्यों है, उसके पास ये वोंड कैसे आया और सबसे इम्पोर्टेंट उसने उसे बचाया क्यों और कैसे। एक्चुअली सिल्विया उसके पहले सवाल का जवाब देना स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि ये जगह एक नैरो जोन है जो बीस्ट ग्लेड्स और फॉरेस्ट ऑफ एल्जायर के बीच में है। कोई भी लगभग इस एरिया के बारे में नहीं जानता क्योंकि वो खुद उन सबको यहाँ से दूर रखती है जो पास आने की कोशिश करता है। वैसे भी यहाँ पे ज्यादा लोग आते नहीं है, तो आर्थर बेसिकली पहला इंसान है जो उसके डोमेन में घुसा है। अब सिल्विया के साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हुए आर्थर उसे कहता है कि वो ना उसे आर्थ बुला सकता है, या तो ये ART आर्ट है या फिर अर्थ है, मतलब निक नेम से आर्ट से बुला सकती है जैसे उसकी फैमिली बुलाती है। सिल्विया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर ये बात मान लेती है और फिर उसके दूसरे सवाल के ऊपर आती है। वो बताती है कि वो यहाँ अकेली इसलिए है क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं बचा। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उस चीज के लिए तड़प रहे हैं जो उसके पास है। अपने उन दुश्मनों के साथ आखिरी बैटल में जब वो कैसे जैसे मुश्किलों से बचकर बाहर निकली थी, तभी उसके सीने के ऊपर ये इतना बड़ा घाव लगा। और फिर जब आर्थर उससे पूछता है कि उसने उसे बचाया क्यों, मतलब उस लेडी ने इसे क्यों बचाया, तो सिल्विया कहती है कि शायद वो उसके हिम्मत और उसके सैक्रिफाइस से इमोशनल हो गई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ अकेली थी और किसी से बात करना चाहती थी। जो भी हो, उसे खुद भी श्योर नहीं होता है कि उसने सच में उसे क्यों बचाया हुआ है। फिर वो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसे रात के लिए रेस्ट लेना होगा, इसलिए मुझे माफ करो, सोने दो, क्योंकि जो उसका वुंड है ना वो फिर से खराब होने लग जाता है, तड़पने लग जाता है, फड़फड़ाने लग जाता है। उसे कल डायमेंशनल रिफ्ट पे काम करने के लिए फिट रहना होगा यार। आर्थर पोलाइटली उसे थैंक्स करता है और गुड नाइट की विश कर देता है। जैसे ही वो डार्क आर्मर में छुपी सिल्विया दूर जाने लगती है, आर्थर के दिमाग में बस एक छोटा सा थॉट आता है, वो कितनी अकेली लग रही है। जाते जाते सिल्विया उसे एक लास्ट बात बोलती है कि वो डायरेक्टली उसके फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं देख सकती, लेकिन वो ये श्योरिटी के साथ कह सकती है कि उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे लोग सेफ हैं। ये सुनकर आर्थर एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर इमोशन से भर जाता है, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है थैंक यू आरिगातो, मुझे ये खबर चाहिए थी। टाइम गुजरने के साथ साथ सिल्विया और आर्थर लंबे लंबे वक्त तक बातें करते रहे। जब भी सिल्विया पोर्टल प्रिपेयर नहीं कर रही होती है, उनकी ये बातें घंटों से दिनों में और दिनों से हफ्तों में बदल गई थी भाई साहब। दोनों हर पल एक दूसरे के साथ रहने लगे। कुल मिला के ये इतना बड़ा मॉन्स्टर, ये सिल्विया और ये छोटा सा आर्थर जो अभी 2 साल का भी नहीं है, ये बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। सिल्विया अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताती थी, पर आर्थर धीरे धीरे समझने लगा कि वो असल में कैसी है। आर्मर के अंदर छुपी वो जो मिस्टीरियस लेडी है, वो असल में डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का परफेक्ट एग्जांपल थी। उसकी स्केरी और पावरफुल अपीयरेंस के पीछे वो एक काइंड, जेंटल, पेशेंट और वार्म दिल वाली थी। उसके केयर करने का तरीका उसको आर्थर को अपनी माँ की याद दिलाया करता था, प्यारी और नरम, पर जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाती थी, खासकर जब वो गलत होता था। और स्ट्रिक्ट होने की बात से आर्थर को एक अजीब सा बुरा सा मोमेंट भी याद आता है। एक बार उसने उन पंडित के लिए अपनी नफरत एक्सप्रेस की थी जिन्होंने उसकी फैमिली पर अटैक किया था। उस गैंग के लीडर का जो चेहरा है ना, वो उसके दिमाग में अभी तक बसा हुआ है और उसे लगता है कि जब तक वो उस इंसान को खत्म नहीं करेगा तब तक उसका दिमाग शांत भी नहीं होगा। और तभी सिल्विया अचानक से उसके फोरहेड पे पॉक कर देती है, इतनी जोर से कि आर्थर सीधा कुछ फीट दूर जाके गिरता है। फिर वो कहती है तुम गलत नहीं हो, लेकिन
और हमारी सिलीविया कहती है कि वो पंडित है ना, वो मौत के लायक ही थे, इसीलिए उसने उस मेज को नहीं बचाया जो अपने आर्थर के साथ ही गिरा था। लेकिन वो क्लियर कर देती है अगर उसका दिल नफरत और बदले की आग से धुंधला हो जाएगा तो आगे चल के वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। उसके बजाय वो चाहती है कि वो गर्व से जिए, आगे देखे और बदले के बोझ अपने कंधों पर ना ले। मुसीबतें फिर आएंगी लेकिन गम और गुस्सा उसके दिमाग को खोखला नहीं करना चाहिए। उनसे सीखो, मुस्कुरा कर फ्यूचर का सामना करो, तभी असली जीत होगी ना। अरे वाह, मजा आ गया। और आर्थर को किसी ऐसे इंसान से मोरल लेक्चर मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो ऐसा इतना डरावना दिखता है। फिर भी उसकी बातें उसके दिल को छू गई। ख्यालों में खोया हुआ वो तब तक अपने इस ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पाता है जब तक सिलीविया उसे उसके कंटेम्पलेट से बाहर नहीं निकालती और कहती है कि पहले वो जो फ्रूट्स है ना वो खत्म कर दे जो उसने दिए थे, समझ आया। खाते हुए उसको नजर आता है कि जो उसका वुंड है ना वो और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सिलीविया जल्दी से रीएश्योर करती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी उसका घाव फट जाता है, ये नॉर्मल है। फिर उसके जहन में एक और बात चल रही होती है। उसकी समझ में, मतलब उसकी समझ के मुताबिक ह्यूमंस आमतौर पे अपना माना कोर होता है वो 12 से 13 साल के आसपास ही जगाते हैं। तो फिर वो आर्थर ने पहले ही अपना माना कोर कैसे बना लिया और कई ट्रेंड मेजेस से बेहतर माना का इस्तेमाल कैसे सीख लिया? इस सवाल पर वो बहुत ही ज्यादा प्राउड जीनियस होकर कह रहा होता है कि मैं एक बॉर्न जीनियस हूँ। अगर ऐसा ही है तो सिलीविया कहती है उसके पास उसको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक टेक्निक जो मूव करते हुए मेडिटेट करना, माना ऑब्जर्व करना सिखाता है। शायद फाइट करते हुए भी वो कभी काबिल हो जाए। जब वो टेक्निक दिखाती है आर्थर हैरान रह जाता है और वो क्यूरियोसिटी स्काई हाई हो जाती है, उसकी स्काई रॉकेट हो जाती है। सिलीविया समझाते हैं कि ह्यूमंस माना के मामले में काफी लीनियर सोचते हैं। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए छोटे सिंपल माइंडलेस मूवमेंट से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं ये आर्थर की ज्यादा मदद तो नहीं कर रही होती। तो सिलीविया और एक्सप्लेन करती है कि जो माना बीस्ट होते हैं ना वो इस चीज को नेचुरली इस चीज को कर लेते हैं। ह्यूमंस तो इस चीज को मदद तो बात करते हैं, अवेकन कर पाते हैं। उनकी जो बॉडीज होती है वो इतने ज्यादा मल्टीटास्किंग के लिए लायक नहीं होती है। लेकिन आर्थर पर ये बात लागू नहीं होती। अगर वो मेहनत करे तो सक्सीड कर सकता है। ये थोड़ा सा एंकरेजमेंट आर्थर को जोश दे देता है और वो वादा करता है कि बेस्ट करेगा। और जब सिलीविया रिफ्ट बना रही होती है आर्थर डिलीजेंटली प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन एक गलत मूवमेंट से वो बंदा ट्रिप कर जाता है। इस स्किल का मतलब यही होता है कि फाइट करते हुए भी माना का जो स्टेडी इनवर्ड फ्लो होता है वो मेंटेन करना। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता और वो प्रैक्टिस जारी रखता है। स्विंग्स, अब्सॉर्ब, रिपीट, सारी चीजें धीरे धीरे उसको समझ आ जाता है और वो माना अब्सॉर्प्शन की कला मास्टर कर लेता है। और बहुत ज्यादा खुशी से वो अपनी छोटी अचीवमेंट सिलीविया को बताता है। लेकिन लगता है कि वो पहले ही बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी है और रिस्पॉन्ड करने की हालत में ही नहीं होती। उसको डेड पेल और लाइफलेस देखकर आर्थर पैनिक कर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि जो उसकी इंजरी है ना उसने उसको गिरा दिया है और उसकी इतनी बड़ी बॉडी से खून लीक कर रहा होता है, एरिया भर रहा है भाई साहब। वो जल्दी से उसका बड़ा सा हाथ पकड़ता है और जितनी छोटे से बॉडी के अंदर ताकत है वो सारी लगाकर उसकी मैसिव फॉर्म को पलटने की कोशिश करता है। लेकिन तब वो देख पाता है कि वो जो घाव है ना वो और भी ज्यादा बिगड़ गया है। लेकिन जब वो थोड़ा सा और आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो रिफ्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और ट्रैवल के लिए रेडी है। अब सोचता है तो समझ आता है कि जब से वो उस पोर्टल को बना रही है उसकी इंजरीज धीरे धीरे वर्स होती गई। ये रियलाइजेशन उसको तोड़ देती है भाई साहब। बंदा ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि वो जो लड़की है, वो जो सिल्विया है, वो उसके लिए सफर कर रही थी और उसने नोटिस ही नहीं किया। ये बात उसको क्रश कर देती है। तब सिल्विया फेंट वॉइस में बोलती है कि सब ठीक है। आर्थर बस उससे चिपक के रोते रहता है, आंसू बहते रहते हैं। वो कैसे ठीक हो सकती है यार जब वो उसे छोड़कर जा रही है? ये सोच के उससे और दर्द होता है। ये ख्याल कि उसने अपनी जिंदगी बलिदान कर दी, वो भी इसके लिए। आर्थर का दिल लिटरली और भी ज्यादा दुखता है और उस पॉइंट पे छोटा सा बच्चा ऐसे रोता है कि बस पूछो मत यार। और वो इतना रोता जाता है जैसे कि वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला कि इसको कुछ होगा। सिल्विया जेंटली रिमाइंड करती है कि जो उन दोनों का साथ है ना वो काफी छोटा है, काफी कम है और वो नहीं चाहती कि वो अपने आप को ब्लेम करते हुए वक्त वेस्ट करे, टाइम वेस्ट करे। लेकिन आर्थर को समझ ही नहीं आ रहा होता, वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो खुद को कैसे ना दोष दे यार। मतलब सिल्विया इतनी प्यारी लड़की, वो अपनी जान दे रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आर्थर अपने परिवार से मिल सके। सिल्विया थैंकफुल है कि आर्थर की वजह से वो इस फोर्सिकन केव को थोड़ा जल्दी छोड़ पाएगी। इसी वजह से उसके दिल में कोई रिग्रेट नहीं है। जल्दी ही उसका शरीर डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, मतलब राख बन जाता है। उस ब्लैक आर्मर के क्रम्बल होने पर एक पेयर रेडिएंट व्हाइट विंग्स निकल के आते हैं
और उसी के आगे सिल्विया एक नई फॉर्म में खड़ी हो जाती है जहां वो अपनी असली खुद जैसी लगती है। और आर्थर ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो सिल्विया जो है वो ड्रैगन निकलेगी। वो खुद ऑल्सो एडमिट करती है कि वो एक ड्रैगन है, या कम से कम ह्यूमंस उस जैसे बीइंग को ड्रैगन कहेंगे। लेकिन वो बंदी कहती है कि इन छोटी छोटी बातों में ना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, वक्त बर्बाद करने की 1% भी नीड नहीं है। उसे अपने ओरिजिनल फॉर्म को इस्तेमाल करना है, यूज करना है, ताकि वो पोर्टल को फिनिश कर पाए। और अब जब उसका व्हील हटा है, उसके दुश्मन और भी जल्दी आ रहे होंगे। वो अपना पार्ट स्टार्ट करे उससे पहले वो कुछ बातें बता देती है। वो उसको एक रेनबो लाइक एग देती है और कुछ अपने फेदर्स भी दे देती है। कहती है फेदर्स से एग को वार्म रखो ताकि उसका ओरा छुप जाए। अभी तक आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। तभी वो अचानक से उसे टकरा जाती है और उसी वक्त किसी रिएक्शन से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और स्किन पर पैटर्न्स उभर आते हैं। और सिल्विया रियश्योर करती है कि वो सब कुछ टाइम पर समझ जाएगा, समझ लेगा, टेंशन मत लो भाई। इसके शरीर पे कुछ ज्यादा पैटर्न्स नहीं आ रहे, काफी बढ़िया लग रहा है। उसको जब जो करना था उसने वो सब कर दिया। वो पोर्टल खोलती है, वो डायरेक्टली उसके घर तक नहीं बना पाएगी, पर कम से कम ऐसा है कि इंसानों के बस्ती तक तो बना ही देगी, रीजन तक बना देगी। वो ये सारी चीजें बताकर जल्दी से पोर्टल में जंप करने को कहती है। और जैसे अपना छोटा आर्थर जंप करने लगता है, लीप करने लगता है, वहां से एक छोटा सा रॉक गिरने लगता है। और इसी चीज पे सिल्विया जल्दी से अपने मैसिव विंग्स को स्प्रेड करती है और उसे क्रश होने से बचाती है। जो इस डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक क्रीपी सकर जैसा फिगर है जो अजीब तरीके से सिल्विया से मिलता जुलता दिख रहा होता है। और वो फॉर्मल तरीके से सिल्विया से कह रहा होता है, बात कर रहा होता है कि इस जिद को छोड़ दे और इस चीज को उसको दे दे जिस चीज के पीछे ये लोग पड़े रहे। अगर ये चीज वो सबमिट कर देगी तो शायद उसका घाव भी ठीक कर देंगे ये लोग। आर्थर भी देख सकता है कि ये जो नया फिगर है ये सिल्विया के अर्लियर फॉर्म जैसा ही है काफी हद तक। फिर सिल्विया एक एबिलिटी यूज करती है जो उसके आसपास टाइम फ्रीज कर देती है। सिर्फ वही और आर्थर ही मूव कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। और ऐसा लग रहा होता है इन दोनों के पास अभी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। वो मानती है कि उसने ट्रांसपोर्ट सेल को जानबूझकर लंबा किया है ताकि वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सके, वो ज्यादा बात कर सके। वो समझती है कि ये सच में सेल्फिश भी था। लेकिन अब ये बंदी एक और छोटी सी सेल्फिश रिक्वेस्ट कर देती है। वो चाहती है कि आर्थर इस बार उसे ग्रैंडमा बुलाए। ये कैसी फैंटेसी है बे? ग्रैंडमा क्यों? आर्थर बावड़ा हो जाता है, बीफडल्ड रह जाता है। लेकिन टाइम फ्रीज में और ज्यादा पल सस्पेंड होने पे, खत्म होने पर वो कहता है कि बस कैसे भी इस जगह से मेरे साथ चल पड़े और कुछ भी नहीं चाहता वो। सिल्विया आंसू से भरी मुस्कान के साथ कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती। उस बंदे के और प्रोटेस्ट करने से पहले वो जोर से उसे पोर्टल में फेंक देती है और वो भी एक बिटर स्वीट फेयरवेल के साथ। जब वो रिफ्ट से गिरता है आर्थर एक बार और उसका नाम लेकर बुलाता है और इस बार उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाता है। इस टाइम ये बंदा उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है। उसकी शब्दों से सिल्विया के चेहरे पर बहुत प्यारी सी जेंटल सी मुस्कुराहट आ जाती है, स्माइल आ जाती है। वो सॉफ्टली थैंक करती है और उनकी कहानी का ये हिस्सा, ये बहुत ही प्यारा पल यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन आर्थर की कहानी चलती रहती है। वो एक बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट के अंदर लैंड करता है। बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज से घिरा हुआ है ये बंदा। उसके दिमाग में, जहन में सिर्फ एक ही ख्याल है, उसकी याद। उसकी छाती दर्द कर रही होती है, उसके दिल में दर्द हो रहा होता है, ना सिर्फ उदासी से बल्कि फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से भी। वो जानता है कि वो उसे कभी भी दोबारा नहीं देख पाएगा, ना देख सकेगा। और यही सच्चाई उसके लिए अनबियरेबल है। बस वो चिल्लाता है, अपने दर्द की एक आवाज निकालता है। कोई हैरानी नहीं कि वो बहुत पागल हो चुका है अपने लॉस से, उस बंदी को खो के, उसको अपने से दूर करके। लिटरली 4 महीने तक सिल्विया इकलौती वो बंदी उसकी जिंदगी में कांस्टेंट रही। ऐसी यादें भर दी जो अब शायद कभी फेड ना हो रही है, ना कभी हो पाएगी। एक वक्त जो छोटा भी लगा और लम्हा भी, उसने उसको अपनी ही तरह ट्रीट किया। आर्थर को जितनी भी चीजें चाहिए थी, चाहे वो गाइडेंस हो, केयर हो, प्यार हो, सब कुछ उस बंदी ने उसे दिया। पर लगता है कि ये सारी चीजें सच में एंड हो रही हैं। बट सच तो ये है कि ये एंड बिल्कुल भी नहीं है, ये एंड के पास भी नहीं है। अभी तो स्टोरी बहुत बची है। जब वो लेटा हुआ वहां पर पड़ा होता है, वो पता नहीं कैसे उसकी आवाज सुनने लगता है। लेकिन उसके सामने जो आता है वो चीज और कुछ नहीं, एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है। सिल्विया ने ये उसके दिमाग में पार्टिंग से पहले बर्न कर दिया था, एक आखिरी हिस्सा छोड़ के, ये मतलब कुल मिला के उसके दिमाग में छोड़ दिया था। और फिर बाद में वो जो रिकॉर्डेड मैसेज था वो शुरू होता है। वो कहती है कि जो आर्थर है वो अभी पूरी सच्चाई जानने के लायक नहीं है। उसका जो शरीर है वो अभी भी छोटे से लड़के जैसा है, लगभग 4 साल का, जबकि उसका जो माना कोर है वो डार्क रेड स्टेज तक बढ़ चुका है। और वो बताती है कि उसने उसमें एक पार्टिंग गिफ्ट इन्फ्यूज कर दिया है, एक यूनिक विल जो काफी अलग है। उसका फ्यूचर मेज बनने का रास्ता इस गिफ्ट को
को कैसे वो यूज करता है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आर्थर इस गिफ्ट के लिए ज्यादा ग्रेटफुल फील नहीं कर रहा होता, उसमें बिटरनेस घूम रही होती है, सोरो, एंगर, गिल्ट। भाई कुल मिला के ये बंदा परेशान हो रहा होता है, ट्रिप हो रहा होता है, मिक्स होकर बिल्कुल उसका दिमाग धुंधला कर देता है। ऐसा मान लो जैसे कि सिल्विया उसके इमोशंस को सेंस कर लेती है, वो जानती है कि वो भी कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन इस छोटे से बच्चे को याद रखना पड़ेगा कि उसके पास अभी भी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है जो जिंदा है, जो उसका वेट कर रही है और उसको एक पर्पस इस लाइफ में कंप्लीट करना है। उसकी एक छोटी सी इच्छा है कि वो जो चाइल्डहुड है, उसका जो जॉय है और इनोसेंस है, उसको एम्ब्रेस करे और एक दिन ऐसा आदमी बने जिसे उसके पेरेंट्स के ऊपर, मतलब उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो सके, बहुत ज्यादा गर्व हो सके। सिल्विया का मैसेज एक प्रॉमिस के साथ एंड होता है, खत्म होता है कि जब आर्थर का माना कोर है वो व्हाइट स्टेज से आगे बढ़ जाएगा तो वो फिर उससे बात करेगी और सब कुछ समझा देगी। तब तक के लिए वो बंदी किंग ग्रे को विदा कर देती है। उसकी पुरानी लाइफ का टाइटल सुनकर इसका दिमाग थोड़ा सा घूमता है और उसका ध्यान बिल्कुल क्यूरियोसिटी की तरह बदल जाता है। वो वहां फ्रोज खड़ा रह जाता है, पूरा कंफ्यूजन उसके दिमाग में मतलब ऐसा बतल बतल करके पड़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो उसको परेशान करता है कि वो बंदी कितने अरसे से उसकी असली आइडेंटिटी जानती थी और उसने उसको पहचाना कैसे यार। फिलहाल वो सारी की सारी सोच को साइड कर देता है और अपनी करंट प्रॉब्लम पर ध्यान देता है। अगर वो इस जिंदगी को सिर्फ रिवेंज की तरह ट्रेनिंग में बर्बाद करता है तो ये लास्ट लाइफ से ज्यादा क्या अलग होगी यार। इसलिए उसके पास अब एक ही रास्ता बचता है और वो है आगे बढ़ना। लेकिन पहले वो सोचने लग जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसे सोचना चाहिए था कि ये जगह कहाँ है। वो माना अब्जॉर्प्शन टेक्निक एक्टिवेट करता है और गॉडली स्पीड से फॉरेस्ट में दौड़ने निकल जाता है। भाई साहब मजा आ रहा है। कुछ देर दौड़ने के बाद आर्थर रियलाइज करता है कि जो माना यूज करने के बावजूद उसका विजन है ना वो अभी भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है। लेकिन एक चीज क्लियर होती है, वो जो फॉरेस्ट है वो काफी अंदर से गहरा है, काफी लंबा फॉरेस्ट है भाई। हालांकि अब वो सिल्विया के सिखाए हुए माना रोटेशन को थोड़ा सस्टेन कर पाता है, फिर भी काफी देर तक भटकने के बाद भी एग्जिट नहीं मिला। बट सिल्विया ने तो प्रॉमिस किया था कि वो उसको इंसानों के पास पहुंचा देगी, लेकिन अब तक उसने कोई इंसान का निशान ही नहीं देखा भाई। इस फॉरेस्ट के बीच में, दरख्तों के बीच में ये बंदा मोंकी की तरह जंप करते हुए, हॉप करते हुए आर्थर को एट लास्ट ह्यूमन प्रेजेंस का एहसास हो जाता है। वो ट्रीज टू ट्रीज जंप करते करते नीचे एक कैरेज देखता है, थोड़ा डिसेंड करके सेफ डिस्टेंस से वो उनके ऊपर नजर रखता है और बातों को सुनने की कोशिश करता है। ये जो फिल्थी बास्टर्ड्स है ना, ये गंदे लोग लग रहे होते हैं, उनको आर्थर गलती से भी अच्छा नाम मान ले। आई होप उन्होंने एक औरत को कैप्चर किया हुआ है और वो जो औरत है वो एक एल्फ लग रही होती है, यंग और अनटच्ड। ओ माय गॉड, अनटच्ड भी बता रहे हैं। वो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, बेटे पैसा ही पैसा होगा, वो सारी चीजें सोच रहे हैं। आर्थर के चेहरे पर जो रिजेंटमेंट है और गुस्सा है वो उतर आता है। वो क्लियर करता है कि ये लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, ना ही वो एक एल्फ को बेच पाएंगे। आर्थर को कोई आइडिया नहीं है कि इन पिग्स के पास फॉरेस्ट हाउंड्स कैसे आए, पर एक खून पकड़ने से उसे फॉरेस्ट से निकलने का बेस्ट चांस मिलेगा। और जो स्लेव ट्रेडर्स है उस बंदे को फालतू में इस लड़की को किडनैप करने के लिए वो बंदा एक बढ़िया सा पनिशमेंट भी देगा, बीटिंग भी देगा, मारेगा भी। जितना जल्दी वो घर जाना चाहता है उतना ही समझदारी से वो बंदा प्लान भी बना रहा होता है, बनाना चाहता है। सीधा सब पर अटैक करना एकदम से, इतना छोटा बच्चा भाई एक सुसाइड ही होगा, तो वो चुपके से उनका पीछा करता है। वो परफेक्ट मौका ढूंढ रहा होता है, ढूंढने का वेट करता है, अपनी ताकत इकट्ठा करता है ताकि जब गार्ड्स कमजोर पड़े तो स्ट्राइक कर सके। रात होने पर अपना बंदा अपना टाइम सोचने लग जाता है। वो सोचता है उसका टाइम आ गया। आर्थर अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है, एक नट नियर बाय ट्री में फेंक देता है, जिससे जो हूंस होते हैं वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। और एक आदमी है वो अपने कंपेनियन से कह रहा होता है कि अपने डॉग्स को चुप करा वरना वो फॉरेस्ट के सारे डेंजर अटैक कर देंगे। कुल मिला के सारे एनिमल, बिल्ली, कुत्ता, मॉन्स्टर जो भी है वो इनके ऊपर अटैक कर देंगे। अब यहाँ पर अपना आर्थर आ चुका है सबकी बैंड बजाने के लिए। ये बंदा बैठा होता है एक पेड़ के ऊपर, अपना माना को इमिटेट कर रहा होता है और हम देखते हैं ये कहता है कि इन लोगों का गार्ड डाउन मैं कर दूंगा। ये हाथ में कुछ उठाता है और उठा के सीधा फेंक देता है, जिसके चक्कर में कुत्ते या फिर ये जो भी है वुल्फ टाइप ये भौंकने लग जाते हैं। इतने में उसके पीछे उसका मालिक टाइप आता है और वो बंदा कुछ कह रहा होता है। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है। और यहाँ पे आर्थर अपने हाथ से कुछ माना वगैरह ऐसे इमिटेट करके बढ़िया रेडी होता है कि मैं बढ़िया तोड़ूंगा इस बंदे को। इतने में जो आदमी आया ना, विलन टाइप, ये पंडित की है, ये आता है, ये थोड़ा सा फ्लैश देता है, फ्लैश वगैरह सीधा इनके ऊपर मारता है कि खा लो। इतने में इसके पीछे आर्थर कैसे चप चप करके भाग के आता है और उसको बहुत गंदी तरह मार देता है और इसकी गर्दन तो काटे काटे इसको पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कति ओरा के अंदर इस बंदे को लेटा देता है काट कूट के। इतने में ये जो आर्थर है ना, ये चाकू निकालता है और ये कहता है थैंक यू फॉर द वेपन। ये बोल के ये आगे की तरफ निकल जाता है। हम देखते हैं जो भेड़िए थे ना वो इसको बुरी तरह पाड़ने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं। इतने में साइड से जो आदमी होते हैं उसके साथ ही वो सारे कहते हैं ये कुत्ते तब भोग क्यों रहे हैं, क्या चक्कर है। और ये बाहर जाते हैं, बट
आर्थर इसे भी मार देता है पीछे से घॉप 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 करके। और आर्थर सोचता है कि इस बॉडी के अंदर फाइट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से कर पाऊं। और इसलिए यहाँ पर ये बंदा देखता है ये छोटी सी इनकी वैन सी है या फिर इसको कुछ भी बोलो कैरेज, इसके अंदर से लोग बाहर आने की बात करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों थोड़े हाईली स्किल्ड मान सकते हैं हम वैसे लोग हैं। इतने में आर्थर आके उस पर अटैक करता है बट ये बच जाता है। फिर बाद में आर्थर इसके पैर काट देता है। भाई छोटा है, फायदा उठा रहा है मस्त अपनी हाइट का, बोना है लेकिन फिर भी वो शिखर पे है पर्वत के, ऐसा कुछ जो भी डायलॉग था। और हम देखते हैं आर्थर दूसरे के ऊपर अटैक करे। इतने में पिछले वाला बंदा कहता है कि टेंटन थोड़ा केयरफुल रहना, ये ब्रैट है ना, ये एक मेज है। जिसे सुन के सामने वाला कहते मेज है, चलो देख लेते हैं क्या करेगा। और अपना आर्थर जाके इस पे अटैक करे उससे पहले यही इसके पीछे आ जाता है और आके बहुत गंदी तरह मार देता है। आर्थर कैसे जैसे बचता है बट हम देखते हैं वो वापस इसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। इतने में आर्थर इसके ऊपर पत्थर वगैरह मार देता है और फिर बाद में सीधा एक नाइफ मार देता है। और नाइफ भी बिल्कुल घुमा फिरा के मारा था जो इसने पकड़ लिया और पकड़ के ये कहता है तेरे पास तो अच्छी अच्छी ट्रिक्स है यार, अब मैं तेरा क्या करूं। और आके बहुत गंदी तरह लात मार देता है जो अच्छी खासी लात थी और आर्थर गिर चुका है। इतने में ये बंदा इसे पकड़ने के लिए आता है और ये कहता है तेरी हेल्प की ऐसी तैसी कर दूंगा और ऐसे टांग पकड़ के ऊपर उठा देता है। बट आर्थर यहाँ पे प्लान बनाता है और ये कहता है कि यहाँ पर जब भी ब्लेड टाइप माना को कंडेंस करता हूँ ना उस टाइम पे विंड मैजिक यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर काम कर जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं ना फायर मैजिक यूज करता हूँ। यहाँ पर ये फायर मैजिक कंडेंस करता है और जैसे ही करते हैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। और एक्सप्लोड होते ही हम देखते हैं इस आदमी का पूरा हाथ ही देख सकते हो जल चुका है, खत्म हो चुका है। इतने में आर्थर चाकू लेके वापस आता है, इसकी गर्दन अलग कर देता है। भाई साहब ये बंदा छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खूंखार है। इतने में एक टकला आदमी था एंड्रयू टेट जैसा और ये कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो। बट आर्थर बिल्कुल गुस्से में होता है और वो इसका खात्मा कर देता है और ये अंदर जाता है, अंदर जाके उस लड़की को बचा लेता है। ये लड़की काफी हद तक थोड़ी एल्फ जैसी है, अजीब सी है, लेकिन इसको बचा लेता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर साफ साफ अपना आर्थर है ना, पता नहीं कुछ उसकी आंख पे लगा पड़ा है, मतलब उस लड़की की आंख पे। तो आर्थर कहता है कुछ चीजें यहाँ पे बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन तू भी तो अरे मतलब ये दोनों ही बच्चे एक हिसाब से। बट हम देखते हैं यहाँ पर क्लोथ्स वगैरह चेंज करते हैं और ठीक ठाक अपने इसकी आंख के ऊपर से ना कपड़ा हटा देती है और हटा के हम देखते हैं यहाँ पे आर्थर कहता है ओ माय गॉड ये ठीक है। अब ये लड़की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है और ये ठीक होती है और आर्थर कहते हैं चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, नाइस मीटिंग यू, बाय। इतने में ये लड़की इसे पकड़ लेती है क्योंकि ये सोच रही है मैं डरी पड़ी हूँ, ऐसे कैसे जा सकता है। इतने में आर्थर कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, चल हम देखते हैं। ये लड़की पीछा छोड़ने को रेडी ही नहीं है। अब ये लड़की डरी पड़ी है, 20 टाइम पता नहीं कितने मॉन्स्टर्स है, सब कुछ है। तो आर्थर कहते हैं चल ठीक है हमें साथ में तो जाना ही पड़ेगा, कुछ करते हैं। बट ये लड़की भी बेचारी बिल्कुल ही ऐसी है कि चिपक के खड़ी हो चुकी है। इतने में आर्थर कहते हैं तू बस यहीं रुक, मैं आता हूँ, थोड़ा सामान वगैरह लेके आना पड़ेगा ना, तो तू यहीं रुक मैं आ रहा हूँ। और ये बोल के वो निकल जाता है। अभी अपनी जर्नी के लिए बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें ले सकता था उसने ले ली और ये कहते हैं सारे कपड़े ले लिए, जर्नी बैग के लिए सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, जितना हो सकता था सब ले लिया। ये मैं जो कैरवैन टाइप है या फिर ये जो भी है ये वैन टाइप, अरे लकड़ी की काठी जो भी है ये, इसको लेके नहीं जा सकता हूँ वरना लोग और पीछे भागेंगे मेरे, इसलिए इनको छोड़ देता हूँ। और वो जो वुल्फ है ना वो उन आदमियों को खा रहे होते हैं आराम से, वो उनका अलग चल रहा है। और आर्थर बस एक ही चीज सोचते हैं कि मैं एल्फ्स के पास उसकी बच्ची को छोड़ देता हूँ और आई जस्ट होप कि वो जो एल्फ्स है ना वो मेरी हेल्प कर दे कि मैं ह्यूमन किंगडम में वापस पहुंच जाऊं। सीन चेंज होता है, ये इस लड़की के पास आता है और लड़की पता नहीं क्या है ये पेड़ में क्या देख रही है, बटरफ्लाई है, उसको देख रही थी। और अपना आर्थर इसके लिए मस्त कपड़े वगैरह लेके आ चुका और वो कहता है इसे पहन ले और उसके सर पे हाथ रख देता है। अब सीन चेंज होता है, यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग निकल चुके हैं, काफी अच्छे रास्ते से जा रहे थे, मस्त वेट करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, खाते हैं। एक लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग जर्नी है, सारी की सारी चीजें अच्छे से चल रही है। अब ये लोग बहुत बातें करते हैं, कोई पूछता है कि तू कहाँ से, आर्थर बताता है मैं ह्यूमन किंगडम से हूँ। फिर लड़की कहती है वाओ मैं भी एल्फ्स वाली जगह से हूँ। और लड़की पूछती है क्या ये सच है कि सारे के सारे आदमी पर्वर्ट्स होते हैं, पागल होते हैं, बेकार होते हैं। बट इसके लिए अपना आर्थर मना कर देता है और जैसे ही मना करता है लड़की सोचती है ओ माय गॉड ऑकवर्ड हो गया, मैंने गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे, मेरे जो ग्रैंड पा है ना उन्होंने मुझे बताया था ये सारी चीजें, बट ठीक है चलो छोड़ो कोई नहीं। इतने में आर्थर पता नहीं छतों पे घूम रहा है। ये लोग बहुत बात करते हैं, बहुत फन करते हैं, लड़की रैबिट के साथ खेलती है। नेक्स्ट सीन में आर्थर उस रैबिट को ही, रैबिट है जानवर है जो भी है, उसको ही पकड़ के भुका देता है, जला देता है और लास्ट में बेचारी चुपचाप खा लेती है। अब ये अच्छे अच्छे दोस्त भी बनते जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं और हम देखते हैं एंजॉय कर रहे हैं अपनी पूरी जर्नी को। और आर्थर कहता है तेरे को भी सो जाना चाहिए, अभी हमें और भी ज्यादा दूर हमें ट्रैवल करना है। जिस पे लड़की कहती है लेकिन आप सोओगे नहीं सोओगे? आर्थर कहता है मुझे गार्ड करना है इसलिए मैं बाहर रहूंगा। और ये बाहर होता है, सीन चेंज होता है, लड़की बाहर आती है और वो कहती है लेकिन मेरे को डर लग रहा है, ग्रैंडपा ने बोला था कि अकेले छोटे बॉय को भी बाहर नहीं रहना चाहिए उसको वरना बीस्ट खा जाएंगे। बट अपना छोटा बॉय बहुत बड़ा है, वो कहता है नहीं मेरे को इतना
इतना नींद वगैरह आ नहीं रही है तो दैट्स ओके, आप सो जाओ आराम से। बट ये लड़की अंदर जाती है बट वापस बाहर आते और ये कहते हैं लेकिन मुझे अंदर भी डर लग रहा है तो आप अंदर आ जाओ। फिर ये अंदर चला जाता है और ये दोनों मस्त आराम से सो जाते हैं बड़े प्यार से। और इस लड़की का नाम अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, इस लड़की का नाम है टेसिया एरेलिथ। और अपना आर्थर कहता है टेसिया तूने बहुत ही अजीब अजीब चीजें देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तू ठीक हो जाए। और फिर अगला दिन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों मस्त सो रहे होते हैं और इन लोगों ने अपनी जर्नी के अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं यार। ये लोग चलते जाते हैं, पता नहीं कई बार क्या करते हैं, लड़की बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती है कई सिचुएशन में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इंटरेक्शन नहीं कर पाती, मतलब नॉर्मली बात हो नहीं पाती। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ होता है। बट हम देखते हैं धीरे धीरे इनकी जो मूड्स है ना वो ठीक होने लग रहे हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन रहे हैं, दोनों हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं और पहुंच रहे हैं, खाना खाते हैं, टेंट में जाते हैं। बट हम देखते हैं आर्थर के दिल में वो जो उसके माना कोर वाला पेन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अनप्रिडिक्टेबली कभी भी आ जाता है और इसको इतना ज्यादा दर्द होता है कि आंसू नाक आंख सब बह जाता है। लड़की पूछती है क्या तू ठीक है, बट ये हाँ ही बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बट सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अगले सीन में भी हर बार अब ये बताए जा रहे हैं कि ये लोग कि इसके बहुत पेन होता है, ये कैसे जैसे यहाँ पे इस पेन को सर्वाइव कर रहा है। बट फिर भी ये दिखाता यही है कि मेरे को ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, हम ठीक है, बट दर्द बहुत ज्यादा है। इतने में यहाँ पे वुल्फ है जो भी है वो लोग आर्थर ऊपर को देख रहे होते हैं, बट आर्थर अपने माना से इनकी फाड़ के रख देता है और हमें पता चलता है ये जो माना कोर वाला पेन है ना वो और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आया जा रहा है और जितना ज्यादा आ रहा है उतना ही ज्यादा इस एल्फ से छुपाना ये चीज मुश्किल भी हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे उसको पता चल रहा है। भाई साहब आर्थर यहाँ पे मस्त सो रहा होता है, उसको ये उठा देती है, सीन चेंज होता है, ये लोग मस्त जा रहे होते हैं, बात कर रहे हैं, बात कुछ भी करें ठीक है, लेकिन अभी भी वो कॉन्स्टेंट ट्रेवल किए जा रहे हैं और लड़की है ना बहुत थक चुकी होती है। इतने में आर्थर क्या करता है, इसका बैग उठाता है और एक तो ऑलरेडी इसके पास बहुत भारी बैग था, ये बैग भी उठा लेता है और अपना लोड कहता है कि मैं अपने मानो को यूज करके इसको उठा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं इसकी वापस से बुग्गी बुग्गी हो जाती है, दर्द हो जाता है, लड़की डर जाती है कि क्या हुआ, बट ये बंदा बताता है कि मुझे बस पोती आ गई। और फिर वापस रात का सीन होता है, ये मस्त सो रहे होते हैं, सुबह हो जाती है और लड़की कहती है मैं सोच रही हूँ कब से कि हम इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो चुके हैं तो क्या मैं तुझे आर्ट बुला सकती हूँ, आर्थर का आर्ट। जिसपे अपना आर्थर कहता है कि आई डोंट माइंड, तो मुझे आर्ट बुला, आर्टिस्टिक बुला, कुछ भी बुला। जिसपे लड़की कहती है बस ऐसा ही रिएक्शन था तेरा, जिसपे खुश होता है और ये कहते हैं अरे मैं बहुत खुश होऊंगा टेसिया, तू मेरे को आर्ट बुला रही है, वाह। जिसपे ये शॉक्ड रह जाती है, कहती बहुत अजीब सी बात है। बट हम देखते हैं ये लड़की मजे लेती है बड़े अच्छे से। इतने में पेड़ के पीछे कुछ तो था, यहाँ पे चमक रहा होता है और अपनी लड़की कहती है ए मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है, और ये बोल के पेड़ को छूती है और पेड़ को छूने के बाद में यहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्ट आ चुका है, मतलब यहाँ पे ये टेलीपोर्ट कर जाएंगे। इसी के साथ ये लोग निकल जाते हैं आगे और लड़की बुलाती है कम ऑन आर्ट चल मेरे साथ, और फिर बाद में ये लोग निकल जाते हैं। भाई सीन चेंज होता है, अगले सीन में यहाँ पे टेलीपोर्टेशन हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह जहां पर अपना आर्थर कह रहा होता है कि प्रिस्टीन, इसके अलावा ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा मेरे माइंड में जो इस जगह को जस्टिस दे दे, ये उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पर कुछ लोग आते हैं अपनी मेज पावर यूज करके और इसके सामने प्रकट हो जाते हैं और जो एल्फ्स वाली लड़की है, मतलब कि ये लड़की इसे प्रोटेक्ट कर रही होती है कि जो भी आए ये प्रोटेक्ट कर लेगी। इतने में जो लोग आते हैं ना यहाँ पे जादू से, वो बिल्कुल ऐसे रॉयल हाइनेस इस एल्फ को रॉयल ब्लड बता के, रॉयल प्रिंसेस बता के वेलकम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आर्थर शॉक्ड हो जाता है, वो कहते हैं कौन तू तू, और भाई यहाँ पे ये लड़की भी हंस जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग बड़े प्यार से इसको वेलकम करते हैं और जो किंग है क्वीन है वो दोनों भी आ रहे हैं और यहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं, मतलब एक लड़की और एक लड़का, ये दोनों आ जाते हैं। इसका नाम है एल्डियन एरेलिथ और दूसरी लड़की का नाम है मेरियल एरेलिथ। ये दोनों यहाँ आते हैं, बेचारे उस लड़की को बहुत प्यार से हक करते हैं। और यहाँ पर एक बुढ़े अंकल भी हैं, इसका नाम है वीरन एरेलिथ। ये एक बहुत ही बड़ा आदमी है, हिस्ट्री बुक के अंदर इसका नाम हर जगह है। ये फॉर्मर किंग ऑफ एलिनोइर है जिसने लास्ट वॉर अगेंस्ट द ह्यूमन ऑफ द सेपन किंगडम के अगेंस्ट लड़ी थी। और आर्थर को देख के खास कुछ गुस्सा नहीं होते, सारे ठीक होते हैं। आर्थर इसको पुश कर देता है कि जा अपनी फैमिली के पास जा, और ये अपनी फैमिली के पास जाके हक कर लेते हैं। और आर्थर कहता है वाह मैं अपनी मम्मी पापा को याद कर रहा हूँ, वो लोग कैसे होंगे। और यहाँ पे टेसिया के पापा जो इस जगह के अभी किंग है, वो बंदा कह रहा होता है थैंक यू लड़की, तूने मेरी हेल्प करी, मेरी बच्ची को यहाँ लेके आया है। और ये बोल तो बड़े प्यार से रहा होता है बट इसकी आंखें साफ साफ ऐसे दिखा रही होती है कि काट देना चाहता है। और ये कहता है तूने इतना बड़ा हमारे लिए उपकार किया है, इसलिए यहाँ पर आ, हम तेरे को खाना खिलाएंगे, तेरे को अकम्पनी करेंगे और तेरे को तेरे घर भी भेजेंगे, जो चाहता है वो करेंगे। जिसपे आर्थर बड़ों की तरह कहता है कि आई एम ऑनर्ड। इतने में लड़की से पकड़ती है और वहां ले जाती है और सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है। सीन चेंज होता है, ये बंदी इसको सारी जगह दिखाती है और ये जगह आर्थर ने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वंडरफुल है, ज्यादा अच्छी है। और आर्थर कहता है पता नहीं कैसी अजीब सी कॉर्नी नोवेल के अंदर आ गया हूं, मैं समझ ही नहीं आ रहा।
इतने में ये लोग कहते हैं जो उसके मम्मी पापा है कि है ना तुम अब रेस्ट कर लो, जिस पे आर्थर कहता है नहीं लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, हम यहाँ पे कैसे है। फिर ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और मस्त बात करने वाले। अब यहाँ पर आर्थर बैठा है और वो कहता है कि मेरा नाम आर्थर लेविन है, मैं एक हम्बल टाउन से आया हूँ जिसका नाम है सेपिन, उसके अंदर भी एक किंगडम है, वहां से आया हुआ हूँ। ये एक ऑनर है कि मैं आप रॉयल फैमिली के सामने आ पाया हूँ। और यहाँ पे आर्थर सोचता है कि थोड़ा बहुत मैं टॉप ऑफ द इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि ये लोग मेरे को बच्चा ना समझे और समझदारी से एक्ट करे। इतने में ये जो आदमी है ना वो कहता है वाओ तू इतना हम्बल है, इससे हमें पता चल रहा है कि तू बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। वेरी वेल, मैं सुनना चाहता हूँ कि तेरे पास और क्या है बोलने को। और यहाँ पे आर्थर सारी चीजें बता देता है कि मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बस हाफ ट्रुथ बता रहा हूँ। ये अपनी सारी चीजें बताते हैं कहाँ से आया है क्या आया है। और ये देख रहा होता है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना उसके आसपास के लोगों का एटमोसफियर चेंज हो रहा है, लोग थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। अब आर्थर बताता है कि वहाँ पे स्लेव ट्रेडर्स थे और मुझे पता होना चाहिए था वो ह्यूमंस बेकार हैं। इतने में बुढ़ो चिल्लाता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे आर्थर कहते हैं विदाउट डिसरिस्पेक्ट जो स्लेव ट्रेडर है ना वो प्रोफेशनल है, एक तरीके से एक प्रोफेशन है, कोई रेस नहीं है, समझ रहे हो किंग एल्डियन। इतने में यहाँ पर सारे लोग पता है वो उठा लेते हैं, जैसे इसने किंग एल्डियन बोला ना तो सारे लोग तलवारें उठा लेते हैं। अब यहाँ पे किंग एल्डियन कहता है कि तो तू कह रहा है तूने स्लेव ट्रेडर्स को मेरी बच्चे से बचाया और उनसे नेगोशिएट किया मर्सी के लिए और ये सब चीजें करी, जिस पे आर्थर कहता है नो एल्डरवेरियन, मैं एक चाइल्ड जैसा दिखता हूँ लेकिन मैं एक मेज भी हूँ, मैंने एलिमिनेट किया उन स्लेव ट्रेडर्स को और फिर बाद में आपकी ग्रैंड डॉटर को बचाया। इतने में यहाँ पे लोग कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, इनके सामने झूठ बोल रहा है और ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पे आर्थर एकदम से अपनी माना को इमिटेट करता है और लोगों की फट जाती है और ये खड़ा होकर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैंने आपकी प्रिंसेस को बचाया है, बिल्कुल अच्छे से बचाया है, इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरी फैमिली सेपिन के पास भेज दिया जाए। और इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। अगर इस वीडियो के ऊपर नाना करते हुए भी 200 लाइक तक आ जाती है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ और वो भी जल्दी से जल्दी ले आऊंगा। आप लाइक दो, मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।